मोदी सरकार का बड़ा फैसला, रेलवे में 100% एफडीआई को मिला ग्रीन सिग्नल। डिफेंस में भी बढ़ी 49% तक एफडीआई की सीमा। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की आशंका से दुनिया भर के बाजार लुढ़के। सेंसेक्स करीब 250 पॉइंट ऊपर, ग्लोबल सेंसेक्स गिरे तो क्या होगा, बात करेंगे। इंडिया इन्फोलाइन के निर्मल जैन और एएमपी कैपिटल इन्वेस्टर्स के शेन ओलिवर से बुलेटिन में आगे। डॉलर का इमर्जिंग मार्केट की करेंसी पर भी जोरदार हमला। रुपए 4.5 महीने के निचले स्तर पर, डॉलर की कीमत 61 रुपए के पार, लेकिन 2 रुपए से सोना 2 महीने हुए हैं, उसमें मेरे हिसाब से अच्छे डिसीजन लिए हैं, इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं। My view is the cyclical recovery is on the way. I see a cyclical recovery in the economy starting sometime end September, early October. इकोनॉमी के आ रहे हैं अच्छे दिन। दीपक पारेख और उदय कोटक ने कहा, नई सरकार से निवेशकों का बड़ा भरोसा। इकोनॉमी पर इंडस्ट्री के जाने माने चेहरों का क्या कहना है, ये भी देखेंगे आगे। इंश्योरेंस बिल को पास कराने के लिए सरकार सहमति बनाने में जुटी। कांग्रेस का बिल पर गतिरोध जारी। एआईएडीएमके ने भी विपक्ष से मिलाया हाथ। लंबे वक्त के बाद लोकसभा में पूरे एक्शन में दिखे राहुल, स्पीकर पर लगाया पक्षपात का आरोप। वित्त मंत्री जेटली ने कहा, राहुल का गुस्सा है बनावटी। कुछ नेता ऐसे हैं जो सदन में बिल्कुल बोलते ही नहीं है, जो नहीं बोलते वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही। और रतन टाटा को अब भी है सिंगूर से निकलने का दुख, मगर टाटा ने प्लांट के लिए गुजरात में जमीन देने के लिए नरेंद्र मोदी को फिर किया धन्यवाद। नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी टॉप हेडलाइन। मैं कांग्रेस के लीडरों को बड़ा आभारी है तो वो रोज इस किताब के बारे में कुछ कहते हैं, तो मुझे तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है। मगर ये भी है कि अगर वो कांग्रेस में नहीं हो, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तो कांग्रेस की 44 से 4 सीट हो जाएंगी। किताब हिट होने पर नटवर सिंह गदगद। हमसे खास बातचीत में कहा, कांग्रेस नेताओं के बयान से फायदा, सोनिया को लेकर राय पर कायम, लेकिन कहा राहुल सोनिया के नहीं होने से बिखर जाएगी कांग्रेस। सरकारी कंपनियों के ओएफएस में रिटेल निवेशकों को मिल सकता है 40% तक कोटा। सरकार ने विनिवेश में पब्लिक की भागीदारी बढ़ाने के लिए सेबी से मांगे सुझाव। आवाज एक्सक्लूसिव। इन्फोसिस के 3 पूर्व सीएफओ मोहनदास पई, डीएम प्रहलाद और बाला ने उठाई शेयर बायबैक की मांग। कंपनी ने कहा, नए मैनेजमेंट को पहले करने दे काम। निवेशकों को रोकने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियों ने बढ़ाया एग्जिट लोड। एसबीआई, टाटा और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने कुछ स्कीमों में बढ़ाया लोड। नहीं रहे कॉमिक्स की दुनिया के प्राण, चाचा चौधरी और साबू जैसे दिलचस्प किरदारों के जनक प्राण का कैंसर की बीमारी के बाद मिला। और ऑस्ट्रेलिया में दिखी इंसानियत की तस्वीर। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसे यात्री को बचाने के लिए लोगों ने दिखाई दिलेरी। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। रिफॉर्म की पटरी पर सरकार ने अपनी गाड़ी को टॉप गियर में डाल दिया है। आज कैबिनेट ने रेलवे में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। एफडीआई की ये मंजूरी पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली हाई स्पीड ट्रेन के लिए है। इसके अलावा डिफेंस में एफडीआई की 26% से बढ़ाकर 49% करने का भी फैसला किया गया है। और जानकारी के लिए चलेंगे दिल्ली, जहां पर मौजूद है हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, क्या डिटेल्स है आपके पास? 2 एफडीआई के फैसले यहाँ पर आए हैं, एक रेलवे के अंदर और दूसरा डिफेंस में। जी बिल्कुल, यहाँ पे दोनों जो फैसले हैं उसके तहत सबसे महत्वपूर्ण फैसला रेलवे को लेकर के है। रेलवे में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन ये रेलवे ऑपरेशन और रेलवे सेफ्टी में नहीं होगा। बाकी दूसरे रेलवे के सेगमेंट में 100% एफडीआई को मंजूरी मिली है। उसमें खास तौर से अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए कोई सब अर्बन रेलवे तैयार करते हैं, कोई हाई स्पीड ट्रेन चलाना चाहते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे 100% एफडीआई की छूट होगी। दूसरा ये है कि अगर आप स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी के जरिए कोई पोर्ट से रेलवे की मेन लाइन को जोड़ना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल हब को रेलवे की मेन लाइन से जोड़ना चाहते हैं, तो वहां पे आप
100% FDI कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे निकल कर आई डिफेंस सेक्टर को लेकर के। डिफेंस में 100% FDI 49% FDI की मंजूरी दी गई है। जो अभी 26% FDI है उसे बढ़ाकर 49% करने को मंजूरी दी गई है और उसमें यह शर्त जोड़ा गया है कि जो भी FDI के प्रस्ताव होंगे उसको सभी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी FIPB से मंजूरी लेना जरूरी होगा और ये डिफेंस के नॉन कोर सेक्टर में FDI को मंजूरी दी गई है। तो कुल मिलाकर कहें कि ये दोनों ऐलान जो बजट में किए गए थे उसको औपचारिक मंजूरी अब कैबिनेट की तरफ से मिल गई है। एक तरफ रेलवे जिसको भारी नुकसान में चल रहा था उसकी विस्तार योजनाएं बहुत ज्यादा हैं, उनको पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे, 26,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी, उसको पूरा होने यहाँ पे दिखेगा। दूसरा डिफेंस सेक्टर में जो इंपोर्ट पर निर्भरता काफी ज्यादा थी, 70% हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, उस इंपोर्ट में कभी आने की संभावना इस फैसले के बाद। जी लक्ष्मण बने रही हमारे साथ। अब रेलवे में FDI की सीमा बढ़ने से कितना फायदा होगा जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीटागढ़ वैगन्स के VC और MD। यहाँ पर सर उमेश चौधरी जी, अगर आप बता सके कि किस तरह की मदद मिलेगी, क्या FDI की जो नियम अब सामने आए हैं उससे काफी इन्वेस्टमेंट आते हुए देखते हैं आप? ये बहुत दिनों से एक एक्सपेक्टेड था और कई महीनों या कई सालों से हम अपेक्षा कर रहे थे कि FDI आएगा रेलवे में और ये फाइनली एक बहुत बड़ा एक मोमेंट है रेलवे इंडस्ट्री के लिए कि फाइनली कैबिनेट ने FDI को मंजूरी दे दी है। और इससे रेलवे मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि रेलवे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें लो कॉस्ट और लॉन्ग टर्म फंड्स अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना हो। और अगर PPP मॉडल सक्सीड करना चाहते हैं तो डोमेस्टिक फंडिंग में ना लो कॉस्ट मिल सकता है ना लॉन्ग टर्म मिल सकता है। सो उस निगाह से ये FDI की मंजूरी रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ साबित हो सकती है। तो यहाँ पर उमेश जी, लेकिन ये बहुत लिमिटेड मंजूरी है क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी में या ऑपरेशंस में मंजूरी नहीं दी गई, तो आपको लगता है कि थोड़ी यहाँ निराशा है या फिर ये ठीक किया गया है? सेफ्टी में नहीं दी गई है ये तो समझ में आता है, ऑपरेशंस में जो नहीं दी गई है उसकी अपनी एक राजनीतिक या एक ऑपरेशनल रीजंस होंगे क्योंकि इसमें ऑल और नथिंग अगर करके चलते तब शायद बिल्कुल नथिंग ही होता, लेकिन अगर यूनियंस को और सारे स्टाफ को मद्देनजर रखते हुए कम से कम एक कदम तो सरकार ने आगे बढ़ाया है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और आगे चल करके जैसे अभी मैं आपके संवाददाता के माध्यम से सुन रहा था कि सबर्बन ट्रेन्स में इन्वेस्टमेंट जो है इसमें परमिटेड है, तो एक तरीके से वो ऑपरेशंस ही हैं, लेकिन उसमें हो सकता है ट्रेन चलाना जो है उसमें लोको पायलट्स जो होते हैं और सब होते हैं वो रेलवे वाले ही हों, बट बाकी तरफ से ऑपरेशंस की जो टिकट कलेक्शन वगैरह है वो प्राइवेट में शायद अलाउ हो सके। जी, काफी एक बोल्ड मूव है और जैसे उमेश जी कह रहे हैं, उमेश चौधरी कह रहे हैं कि एक पहला कदम है, लेकिन एक और बड़ा फैसला जो आज हुआ है लक्ष्मण, वो है डिफेंस क्षेत्र में FDI को बढ़ाकर, उसकी सीमा को बढ़ाकर 49% कर दिया गया है। यहाँ पर जो उम्मीद बनाई जा रही थी बाजार में खास तौर पर, और एक्सपर्ट्स भी जो कह रहे थे, उनका ये कहना था कि 49% डिफेंस के क्षेत्र में काफी नहीं है। किस तरह की चर्चा फाइनली हुई और क्या निकल कर आया कैबिनेट मीटिंग में से? देखिए, दरअसल ये बाजार की उम्मीदें और कुछ जानकारों की राय वाजिब थी, क्योंकि जब इसके नोडल मिनिस्ट्री जो कि DIPP है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, उसने जो नोट बना के भेजा था, प्रस्ताव बना के भेजा था, उसमें 74% था या फिर कम से कम 51% आप करके दीजिए। लेकिन यहाँ पे इसको सुरक्षा संबंधी संवेदनशीलता को समझते हुए सरकार ने उसे गृह मंत्रालय ने और डिफेंस मंत्रालय की तरफ से मंजूरी नहीं मिल पाई और कहा है कि फिलहाल 49% ही रखिए, वो भी मैनेजमेंट कंट्रोल आपको देशी निवेशक जो है उनके हाथ में रखना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि 49% कितना फायदेमंद होगा। 49% में भी शर्त यह है कि ये FIPB रूट से होगा, यानी FIPB से मंजूरी लेनी होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 49% एक साल पहले भी 49% था, करीब 8-9 साल के लिए, लेकिन उस दौरान डिफेंस में मुश्किल से $5 मिलियन का डिफेंस में FDI आया था, जो कि नहीं के बराबर था। उस वक्त जितने भी सेक्टर में FDI आए थे उसमें सबसे कम था। ऐसे में फिर से दोबारा 49% ठीक करना ये कितना फायदेमंद साबित होगा, ये वाकई अहम चिंता, अहम सवाल है। लेकिन सरकार से जब हमने इस बारे में पूछा तो उनकी दलील ये है कि जब पिछली बार 49% था उस वक्त कायदे कानून लाइसेंस की प्रक्रिया काफी लंबी थी और इस वजह से 49% का फायदा नहीं मिला। लेकिन अब जाकर के हमने लाइसेंस की प्रक्रिया काफी आसान कर दी है और अब इसका लेकिन अभी भी
सवाल उठाए जा रहे हैं लक्ष्मण, आइए सुनते हैं कि जानकार रक्षा में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 49% किए जाने पर क्या कह रहे हैं। डिफेंस में ये 26 से जो 49% किया है, ये पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन अपने आप में ये जैसे नॉट कंप्लीट, इससे कोई मेजर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेक्निकली 26 और 49% में कोई खास फर्क है नहीं। ये हमें लगता है कि ये जो डोमेस्टिक लॉबी है उसके प्रेशर में आके ने उसको रोका है। ये केपीएमजी का मानना है कि जब तक 74% नहीं होगा कोई इसमें ज्यादा निवेश आने वाला नहीं। ये जब तक 51% मिनिमम, और जैसा कि हम लोग मानते हैं 74% बिल्कुल सही बैलेंस है दोनों के इंटरेस्ट में, इंडिया के भी इंटरेस्ट में और जो फॉरेन कंपनीज उनके इंटरेस्ट में। ये जब तक होगा नहीं तब तक कोई हम विशेष निवेश एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे इंश्योरेंस बिल पर अभी भी फंसी हुई है सरकार की गाड़ी, और रुपए पर डॉलर का हमला, बाजार का भी हुआ हौसला पस्त। आइए बात करेंगे रुपए और बाजार की। पहले बात रुपए की। डॉलर के मुकाबले रुपए में भी आज भारी कमजोरी आई है। रुपया 4.5 महीने के निचले स्तर पर चला गया है। 1 डॉलर की कीमत 61 रुपए 50 पैसे तक पहुंच चुकी है। दरअसल अमेरिकी इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत मिलने से डॉलर इंडेक्स में भारी बढ़त देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स 11 महीने की ऊंचाई को छू चुका है। इसका सीधा असर रुपए की चाल पर देखने को मिल रहा है। और रुपए में कमजोरी का फायदा कमोडिटी बाजार को मिला है। सोने में 2% की शानदार तेजी आई है। 28,600 के भी पार इसमें ट्रेड हो रहा है। वहीं चांदी में भी 0.25% की तेजी है। रुपए की कमजोरी से कच्चे तेल को भी सहारा मिला है। एमसीएक्स पर ये 0.1% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और रुपए और सोने चांदी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता। अनुज, पहले रुपए की बात करेंगे। जिस फैक्टर से इस समय दबाव दिख रहा है, क्या वो कंटिन्यू होते दिखते हैं? आपको क्या ट्रेंड नजर आ रहा है? गुड इवनिंग तमन्ना जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इंडियन रुपीस, जिस तरह का हमने पिछले 2 दिनों की परफॉर्मेंस देखी है कि इंडियन रुपीस पूरा डेप्रिशिएट हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि एफआईआई ने कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिली। इवन अपनी इक्विटी मार्केट जो है वो भी कहीं एक नेगेटिव टोन में आती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि डोमेस्टिक फैक्टर जो है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। साथ में अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो डॉलर इंडेक्स है करीबन हमें लगता है कि 82, 83 तक देखने को मिल सकता है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडियन रुपीस यहाँ पर एक डेप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि दोनों ही फैक्टर, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में इंडियन रुपीस में डेप्रिशिएशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सोने चांदी को काफी फायदा हो रहा है इस कमजोरी से, तो आप क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलनी चाहिए? क्या जो तेजी हम देख रहे हैं वो टेम्परेरी है या इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं आगे फायदे के लिए? देखिए, ये जो तेजी देखने को मिली है मुझे लगता है कि ये टेम्परेरी रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि जो यूक्रेन और रशिया में जो टेंशन हुआ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्ट लगाया जा रहा है कि जो सेफ हेवन डिमांड है गोल्ड सिल्वर का वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि इतनी स्ट्रांगली जो सेफ हेवन डिमांड है वो यहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि फर्स्ट अगर हम एक फैक्टर को देखें जो कि ETF गोल्ड है, वहाँ पर हम देखें तो कहीं ना कहीं गिरावट ही देखने को मिल रही है। साथ में हमने देखा है कि जो डिमांड साइड है वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है जो कि गोल्ड को अपसाइड मोमेंटम में जा सके। तो मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये एक शॉर्ट टर्म रहेगी। साथ में डोमेस्टिकली जो रैली चल रही है MCX में वो इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग है। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक लेवल वाइज देखें तो मैक्सिमम ऊपर $1,315 कॉमेक्स में, और अगर डोमेस्टिक की बात करें तो करीबन 29,000 तक के लेवल मैक्सिमम अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि उन लेवल से दोबारा बिकवाली देखने को मिल सकती है। शुक्रिया अनुज इस जानकारी के लिए। इधर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की आशंका से दुनिया भर के बाजार लुढ़क गए हैं और घरेलू बाजारों में भी 2 दिन की शानदार तेजी के बाद आज ब्रेक लगता दिखाई दिया। सेंसेक्स 240 पॉइंट से ज्यादा टूटा, वहीं निफ्टी आज 1% फिसलकर 7,700 के नीचे चला गया। बैंक शेयरों ने आज सबसे ज्यादा निराश किया है। सरकारी बैंकों में SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा, जबकि निजी बैंकों में एक्सिस, ICICI बैंक और HDFC बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट रही। वहीं मेटल शेयरों में भी आज चमक काफी फीकी दिखी। इस सेक्टर में JSPL, टाटा स्टील, सेसा स्टेलाइट सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर रहे। वहीं फार्मा में सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज की सेहत सबसे ज्यादा खराब दिखी। रियल्टी शेयरों ने भी आज बाजार पर दबाव बनाया और DLF और HDIL में अच्छी खासी गिरावट रही। इसके अलावा ऑयल एंड गैस और सीमेंट शेयरों का भी आज बाजार की कमजोरी में बड़ा हाथ रहा। हालांकि बाजार के जानकार मानते हैं कि मौजूदा स्तर से बाजार में भले ही हल्की गिरावट दिखे, लेकिन तेजी अभी बाकी है। Market is more driven by FI money, and therefore global factors and global cues will play an important role. So, one should play the market keeping in mind that the underlying current is bullish and positive and upward.
So don't try to time the market, but allocate more assets to equity. And if you got money to invest, then at every corrective phase you can invest, build up a diversified portfolio, and try to invest with a medium to long-term perspective. At least 3-year perspective will give good returns to small and retail investors. My feeling is, in the very short term, the risks are still on the downside, but I wouldn't look at markets falling a lot further from here. Maybe another 2 or 3%, I think will do it. Then I think we'll see markets rebounding and breaking out to new highs, and that includes for the Indian share market. My feeling is you're probably looking at a return on a 1-year, 12-month horizon of the order of 15% or so. That's capital growth, and then you'd add a little bit to that for dividends, so giving you around 17-18 in terms of total return. So something in that range. Unfortunately, I haven't put a target on it. HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख मोदी सरकार के काम से बेहद खुश हैं। आईवा अवार्ड के मौके पर हमसे खास बातचीत में उन्होंने कहा कि 14 अगस्त के बाद सरकार बड़े फैसले लेने वाली है। सर, ये तो नहीं कहा जा सकता कि नई सरकार को काफ़ी वक्त हो गया, लेकिन जितना वक्त मिला है उसमें जो सरकार ने कदम उठाए, क्या आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा में प्रगति हुई है? सुधारा हो रहा है, छोटे छोटे काफ़ी डिसीजन लिए हैं और डिटर्मिनेशन है कि इंडिया की प्रगति होए, इंडिया का प्रोग्रेस होए, और थोड़ा और टाइम देना चाहिए। बट जो इतने दिन 2 महीने हुए हैं उसमें मेरे हिसाब से अच्छे डिसीजंस लिए हैं, इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं। सर, और क्या करने की जरूरत है आपकी तरफ से? क्या लगता है अभी खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे काफ़ी कुछ तेजी से सरकार कदम उठा रही है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? काफ़ी सारे देखें तो हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो अटके पड़े हुए हैं, तो आपका क्या सुझाव? अभी तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, सब मिनिस्टर्स को काफ़ी कम टाइम मिल रहा है, पर 14 अगस्त के बाद आप देखेंगे तो काफ़ी डिसीजन लेंगे। हाउ टू स्पीड अप रोड प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो थ्रस्ट दिया है जेटली साहब ने बजट में। पावर का इश्यू सॉर्ट आउट, गैस प्राइसिंग हो जाएगा, पार्लियामेंट के बाद होगा ये सब। और जो रोड भी स्टक है जो आप बोलते हैं उसका भी काफ़ी चर्चा हो रही है, हमें पता है बिकॉज हमने फाइनेंस भी किए है काफ़ी रोड्स को। सर, इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन रेट दो एक मसला ऐसा है कि जहां पर अभी भी एक गतिरोध बना हुआ है। आपको क्या लगता है सर इस दिशा में? इन्फ्लेशन कम नहीं होगा तब तक आरबीआई इंटरेस्ट रेट नहीं घटा सकते। ये फंडामेंटल पोजीशन है, सबको ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इन्फ्लेशन कम हो तो ही इंटरेस्ट रेट कम आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता है। जो आरबीआई ने अभी कदम उठाए हैं, कितना सफिशिएंट मान रहे हैं आप, और क्या लगता है आपको कब तक इंटरेस्ट रेट में कुछ कटौती की उम्मीद दिख रही है? मुझे लग रहा है कि लास्ट क्वार्टर में नवंबर दिसंबर में शायद जो इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे आए तो गवर्नर में टेक अ चांस टू रिड्यूस मार्जिनल इंटरेस्ट रेट, पर काफ़ी इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आने वाले हैं। सर, एक आखिरी सवाल, हाउसिंग सेक्टर में किस तरह से आप देख रहे हैं खासतौर से डिमांड, और जो अभी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं उससे क्या फर्क पड़ रहा है, और इंटरेस्ट रेट सर इसमें किस तरह के चैलेंजेस बना हुआ है? हाउसिंग में तो काफ़ी ट्रस्ट दिया है गवर्नमेंट में, जो एक्स्ट्रा डिडक्शन दिया है इंटरेस्ट का, उसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो जाता है जो हाउसिंग लोन लेते हैं, तो उन लोग को तो काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। 4% लोन मिलता है, ऐसे 10.5 है, बट टैक्स डिडक्शन ले एंटायर अमाउंट का तो 4.5% इंटरेस्ट रेट आ जाता है। तो गवर्नमेंट ने तो काफ़ी पुश किया है हाउसिंग को, और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में काफ़ी जोर से घरों बन रहे हैं। हमारा भी बिजनेस है जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में काफ़ी जोर से चल रहा है। सर, इंश्योरेंस बिल सरकार पेश करने में कामयाब नहीं हो पा रही है, आपको क्या लगता है सर? हम डिसअपॉइंटेड है, हमारी 2 इंश्योरेंस कंपनी है, हमें जल्दी पब्लिक जाना था, फॉरेन इन्वेस्टर्स को थोड़ा शेयर देना था और पीछे पब्लिक जा सकते हैं, तो हम तो डिसअपॉइंटेड है। हमने काफ़ी चर्चा की थी हमारे पार्टनर्स के साथ और वी वर होपिंग कि अभी पास हो जाएगा। अभी तो लगता है कि विंटर सेशन में शायद हो सकता है। और हीरो मोटोकॉर्प के जॉइंट एमडी सुनील कांत मुंजाल ने कहा कि कंपनी को आने वाले फेस्टिव सीजन में 10% से ज्यादा सेल्स ग्रोथ की उम्मीद है। जो पहले एक्सपेक्टेशन थी मॉनसून से पहले, उससे तो इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली हुई है, लेकिन अभी भी कई एरियाज हैं जहाँ मॉनसून शॉर्ट है, खासकर जो एग्रीकल्चर एरियाज हैं पंजाब जैसे है वहाँ पर अभी भी शॉर्ट है, तो इसलिए उसका कुछ इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट तो कम हुआ है, लेकिन पूरा असर क्या होगा ये इस समय कहना मुश्किल है।
कुछ मार्केट में इंप्रूवमेंट तो है पिछले 2-3 महीने के अंदर जो नजर आ रही है, कंज्यूमर गुड्स के अंदर, ऑटोमोटिव्स के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स नजर आ रही है। उम्मीद यह है कि मॉनसून आगे चल के भी और बढ़ेगा और कुछ ओवरऑल मार्केट के अंदर वैसे भी इंप्रूवमेंट है। जैसे स्लो डाउन था, वो स्लो डाउन कुछ कम हुआ है। तो अगर कंबाइंड इफेक्ट देखा जाए तो उम्मीद यह है कि अगले 2-3 महीनों के अंदर इंप्रूवमेंट शुड बी इनफ कि जब एक्चुअल सीजन आए, जो अक्टूबर के आसपास आता है, तो उस समय पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। सेल्स सर कहां से आती देख रहे हैं, क्योंकि मॉनसून बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, रूरल सेल्स शायद डोमिनेट ना रहे इस बार, तो क्या लगता है कि सेल्स का जो चंक है, मेजर चंक, वो अर्बन से आएगा मार्केट से? इस समय जो इम्प्रूवमेंट हो रही है वो दोनों तरफ है, बल्कि रूरल एरिया में शायद ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है अर्बन के कंपैरिजन में। सर मई से कुछ नंबर ग्रो करना शुरू हुआ मार्केट में, लेकिन सर अगर देखा जाए तो जो ड्यूटी कट कंटिन्यू किया सरकार ने, लेकिन बहुत फायदा नहीं दिखा। क्या आपको लगता है कि ये कब तक ग्राउंड पे दिखेगा? कई लोगों का ये भी मानना है अगर ड्यूटी कट कंटिन्यू नहीं करता तो शायद ये मार्केट और नेगेटिवली इफेक्ट हो जाती, क्योंकि मार्केट इस समय कुछ सेंसिटिव है, एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ स्लो डाउन से निकल कर आ रही है, तो इसलिए उसका फायदा तो हुआ है, लेकिन कोई ये नहीं हुआ कि ओवरनाइट वॉल्यूम्स में जंप हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी चल रहा था। ओवरऑल इंडस्ट्री की जो सिचुएशन है वो फिलहाल अभी सिंगल डिजिट ग्रोथ में चल रही है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में डबल डिजिट होना मुमकिन नहीं है। क्या लगता है कि आने वाला जो फेस्टिव सीजन है कुछ इंप्रूवमेंट आएगा इंडस्ट्री में? एक्सपेक्टेशन यही है, जैसे आपने कहा कि इस समय सिंगल डिजिट ही है, और अगर फेस्टिव सीजन ठीक रहा तभी पॉसिबिलिटी है डबल डिजिट जाने की, अदरवाइज सिंगल डिजिट पर ही रह जाएगी ग्रोथ। कोटक महिंद्रा बैंक के एग्जीक्यूटिव वीसी और एमडी उदय कोटक के मुताबिक नई सरकार के आने से इकोनॉमी के भी अच्छे दिन आने लगे हैं। The politics of a number of state elections and other things have also to be recognized in India, and therefore I am more of the view that economic growth will be upwards but slower but surer. Frankly, my view is the cyclical recovery is on the way. I see a cyclical recovery in the economy starting sometime end September, early October, and markets will lead the आर्थिक मोर्चे पर कई दिक्कतें हैं, पर कॉर्पोरेट इंडिया नई सरकार से काफी आश्वस्त है। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला का मानना है कि नई सरकार ने निवेश का माहौल सुधारने के लिए फैसले लिए हैं। नई सरकार को लेकर निवेशकों में पॉजिटिव सेंटिमेंट साफ दिख रहा है। बिरला के मुताबिक रिजर्व बैंक के प्रयासों से जल्द रुपए में भी मजबूती लौटेगी। The government and the Reserve Bank of India initiated a slew of measures to contain fiscal and current account deficit, basically to stabilize the rupee and bolster investor confidence. The new government has rolled out many initiatives to address fiscal imbalances and escalate investment activity. These are positives that should see the economy shifting to a much higher growth trajectory. और इंश्योरेंस बिल पर अभी भी फंसी हुई है सरकार की गाड़ी। लंबे समय के बाद लोकसभा में पूरे एक्शन में दिखे राहुल, स्पीकर पर लगाया पक्षपात का आरोप। इंश्योरेंस बिल पर तनातनी बढ़ गई है। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई सीमा 26% से बढ़ाकर 49% करने वाले इस बिल पर सहमति बनाने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक टल गई है। यही नहीं, सरकार की मुश्किलें इस बात से बढ़ गई है कि एआईएडीएमके भी इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ हो गई है। हालांकि सरकार को अब भी उम्मीद है कि वो इसी सत्र में बिल पास करा लेगी। इस पर और अपडेट के लिए चलते हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, कैसे सरकार इस पूरे सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि जाहिर है कि विपक्ष इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि विपक्ष की तरफ से अभी तक कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि वो इस मुद्दे पर सरकार का साथ दे, लेकिन सरकार को अभी भरोसा है कि विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि इस मुद्दे पर एक समय तक आने के बाद साथ देने को तैयार हो जाए। ये वजह कि आज शाम तक सरकार ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है, और ये भी अटकलें चल रही कि हो सकता है कल भी सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है, अगर आज रात तक या फिर कल सुबह तक कुछ मामला बनता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर सर्वदलीय बैठक बुलाने से पहले सरकार की कोशिश ये है कि जो भी कांग्रेस के लोग हैं
उनसे पहले ही पर्दे के पीछे बातचीत की जाए और कोशिश की जाए कि उनको किस तरह मना लिया जाए। और सरकार पहले ही कांग्रेस के सहयोगी दल, चाहे बीजू जनता दल हो, एनसीपी हो, उनको मनाने में कामयाब रही है। लेकिन बीच में जब एआईएडीएमके, जिसके 11 सांसद राजसभा में, वो जब कांग्रेस के साथ हो गई तो सरकार की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन सरकार आज देर शाम तक कोशिश करती रही है कि इंश्योरेंस बिल पर इन लोगों को सहमत कर लिया जाए। अगर कुछ सहमति के संकेत बनते हैं तो कल भी सर्वदलीय बैठक की संभावना से इनकार नहीं किया सकता है, क्योंकि कल सरकार के लिए एक तरह से कहें तो अंतिम दिन है। इस बिल को इस सत्र में पारित करने का अंतिम मौका है। अगर कल नहीं सर्वदलीय बैठक हो पाती है तो अगले हफ्ते फिर काफी कम वक्त रहेगा और इसको संसद से पारित करा पाना मुश्किल होगा इस सत्र में। ओके, शुक्रिया लक्ष्मण सारे डिटेल्स के लिए। और आज विपक्ष ने सांप्रदायिक अहिंसा बिल लाने की मांग पर लोकसभा में भारी हंगामा किया। खास बात यह रही कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी इस हंगामे में शामिल रहे। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेता सदन के बीचों बीच आ गए। राहुल गांधी ने स्पीकर की कुर्सी के पास आकर नारेबाजी भी की। लोकसभा स्थगित होने के बाद बाहर आकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोकसभा स्पीकर पक्षपात कर रही है। It's completely one-sided partiality, you know? So that's what we are raising. We are not being allowed to speak in parliament. We are asking for discussion. Right? There is one second. There is a mentality in the government that discussion is not acceptable. Everybody feels it. Their party feels it. We feel it. Everybody feels it. There is a mood in parliament that only one man's voice counts for anything in this country. इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आंतरिक विरोध से जूझ रही है और शीर्ष नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अरुण जेटली ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि ये आरोप आक्रामकता दिखाने की कोशिश है। ये एक विचित्र आरोप है, क्योंकि हर विषय पे चर्चा हो रही है, हर विषय पे बोलने का अवसर दिया गया। ये दूसरी बात है कि कुछ नेता ऐसे हैं जो सदन में बिल्कुल बोलते ही नहीं है। जो नहीं बोलते वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही। कांग्रेस का नेतृत्व आजकल दबाव में है। उनके घर में एक विद्रोह हो रहा है, एक पैलेस कू हो रहा है और दिन प्रतिदिन उनकी पार्टी के नेता अपने नेतृत्व की क्षमता को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और इसलिए अपने नेताओं को ये दिखलाना कि हम आक्रामक भी हो सकते हैं, इसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सदन या सभापति पे आरोप लगाना ये उसका तरीका नहीं हो सकता। उधर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने राहुल गांधी के आरोपों पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। पहली बात तो मैं कोई किसी आरोप लगाए उसका उत्तर नहीं देती। बात यह है कि आप भी अगर सदन को देख रहे होंगे, मुझे लगता है जो सदन चल रहा है, मेरा प्रयास रहता है सबकी बात सुनो। विवादों में गिरने के बाद नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ धूम मचा रही है। औपचारिक रिलीज कल है, लेकिन अब तक 50,000 से ज्यादा कॉपियां बुक हो चुकी हैं। किताब को लेकर विवाद, सोनिया और गांधी परिवार से रिश्तों के साथ साथ मोदी की विदेश नीति के मुद्दे पर हमने उनसे खास बातचीत की। नटवर सिंह ने कांग्रेस के नेताओं पर चुटकी लेते हुए कहा कि आलोचनाओं से काफी फायदा हो रहा है। जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है खास तौर पर राजनीति हलकों पर, आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस किताब में इतनी दिलचस्पी है इसके लिए, और मैं कांग्रेस के लीडरों को बड़ा आभारी है कि वो रोज़ इस किताब के बारे में कुछ कहते हैं, तो मुझे तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है। किसी ने कुछ क्या कर दिया है, केस पेश कर दिया मेरे खराब। जी जी, इस किताब के पब्लिकेशन पर उन्हें आपत्ति है और वो चाहते हैं कि और मैं तो बहुत अच्छी बात है कि चर्चा और होगी इस किताब की। उन्होंने जो किया है, मैं ये डन मी अ ग्रेट फेवर। और सोनिया गांधी भले ही नटवर सिंह से खफा है, लेकिन नटवर सिंह ने सोनिया की लीडरशिप स्किल्स की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अगर सोनिया और राहुल के बिना कांग्रेस 44 के बजाय 4 सीटों पर सिमट गई होती। अगर वो कांग्रेस में नहीं हो, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तो कांग्रेस की 44 से 4 सीट हो जाएंगी। 15 साल से उन्होंने कांग्रेस को एक रखा हुआ है। जैसे ही छोड़ देंगे तो कांग्रेस के 5 टुकड़े हो जाएंगे और किसी एक आदमी पर सर्वसम्मति नहीं होगी। नटवर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के भी पुल बांधे। उन्होंने कहा कि विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी के अब तक के कदम शानदार रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार का आकलन 6 से 8 महीने बाद ही करना चाहिए, क्योंकि गुजरात का मुख्यमंत्री होने और देश का प्रधानमंत्री होने में फर्क है। लीडर है और वक्ता बहुत अच्छे हैं,
कोई कागज़ वागज़ नहीं देखते। अब मैं देख रहा हूँ, अब नेपाल में देखिए कि इनके हाथ से लोग कहते थे आप लड्डू के ले लीजिए आप, इतना उत्साह था लोगों का, और उन्होंने भाषण में जो चीज़ कहनी चाहिए थी वो कही वहाँ, और हिंदी में कही। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि 15 अगस्त को लाल किले से क्या कहेंगे ये, और मुझे लगता है कि इनकी बहुत आलीशान स्पीच होगी। और रतन टाटा को अभी है सिंगूर से निकलने का दुख। और इन्फोसिस के 3 पूर्व सीएफओ ने इन्फोसिस को भरोसा बढ़ाने में क्या दिया है मंत्र, देखिए इस ब्रेक के बाद। टाटा सन्स के चेयरमैन एमिरेट्स रतन टाटा को अभी भी सिंगूर से निकलने का दुख है। हालांकि उन्होंने कहा कि हालात को देखते हुए टाटा नैनो प्लांट को साणंद शिफ्ट करने का फैसला समझदारी भरा था। रतन टाटा ने प्लांट के लिए गुजरात में जमीन देने के लिए नरेंद्र मोदी को फिर से धन्यवाद कहा। Looking back, do you think the decision to move nano plant to Sanand was a prudent one from business point of view? No, in hindsight, I think it was prudent given the circumstances, but I think it had a very high negative cost to us in the sense when we launched the Nano, we created global excitement and something none of us had anticipated. It put India on the map of being able to produce a $2,500 car, which everyone said couldn't be done. और एनटीपीसी के सीईओ अरूप रॉय चौधरी ने हमसे खास बातचीत में बताया कि फिलहाल कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा ट्रांसमिशन पर नजर है। अरूप रॉय पीएसयू रिवाइवल कमेटी में भी शामिल है। उनके मुताबिक जल्द से जल्द इस पर सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। First, we need to look at transmission. Then maybe distribution. Why not? We are okay with it. I know we are already in upstream coal mining. So once we are in there, we can look at total downstream. आज इन्फोसिस खास फोकस में रहा। दरअसल कंपनी के 3 बड़े पूर्व अधिकारियों ने कंपनी से शेयर बायबैक करने के लिए कहा है। हालांकि 33 साल के इतिहास में इन्फोसिस ने अब तक ऐसा नहीं किया है। इस बारे में और जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा और हर्षदा सावंत। पहले बात करते हैं हर्षदा से। हर्षदा, इन्फोसिस के इन 3 पूर्व सीएफओ की क्या मांग है, क्यों उन्होंने ये मांग रखी है? मांग साफ है। वी बालकृष्णन, मोहनदास पाई और साथ ही साथ डीएन प्रहलाद, तीनों ने इन्फोसिस को एक चिट्ठी लिखी है। इनफैक्ट वी बालकृष्णन ने चिट्ठी लिखी है और बाकी के जो मोहनदास पाई है और डीएन प्रहलाद है, उन्होंने ये बात भी सामने रखी है कि इन्फोसिस को इस समय अपने जो कैश रिजर्व्स है जो 30,000 करोड़ के हैं उसको अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। और उसमें एक बहुत वायबल ऑप्शन है जो तीनों ही एक्स सीएफओज इस समय सुझा रहे हैं, वो एक बायबैक। वी बालकृष्णन ने साफ कहा है कि इन्फोसिस को इस समय कंपनी के खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और साथ ही निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ विशाल सिक्का पर और भरोसा जताने के लिए इस समय 11,000 करोड़ का एक बायबैक ऑफर लेकर आना चाहिए। तो ये इनफैक्ट सिफारिश गई है इन तीनों पूर्व वेटरन्स की ओर से जो इन्फोसिस में एक बहुत बड़ी पहले भूमिका निभाते थे। जी आशीष, इन्फोसिस की तरफ से इस पर क्या जवाब आया है, क्या सफाई दे रहे हैं? देखिए, इन्फोसिस का स्पेसिफिकली कहना है कि जो तीनों पूर्व कर्मचारी थे, इनकी तरफ से इस तरह की डिमांड को जो आई है उसको लेकर वो हैरान है। उनका स्पेसिफिकली कहना है कि जो कैश है कंपनी के पास उसको लेकर जो तमाम विकल्प हैं उसके यूटिलाइजेशन के, वो सब बोर्ड के सामने है, जिसमें से इनफैक्ट एक बायबैक भी विकल्प है। ध्यान रखें, इन्फोसिस के पास इस समय जैसे हर्षदा हाईलाइट कर रही थी $5 बिलियन के आसपास का कैश है, जिसके यूज को लेकर, यूटिलाइजेशन को लेकर तमाम अटकलें हमेशा लगती रही हैं और इनफैक्ट बायबैक को लेकर भी अटकलें लगी हैं। इंटरेस्टिंगली कंपनी का ने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करा है कि जो इस वक्त शेयर बायबैक की मांग कर रहे हैं, इन्होंने ही पहले इसका विरोध करा था जब इससे पहले इसकी डिमांड्स उठी थी। कंपनी का स्पेसिफिकली कहना है कि जो भी कैश की यूटिलाइजेशन है उसका फैसला बोर्ड करेगा। इन्फोसिस अवेयर है शेयर होल्डर्स के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर और बायबैक पर जो दबाव बनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। शुक्रिया आप दोनों का ही। और सरकारी कंपनियों के ऑफिस में रिटेल निवेशकों को मिल सकता है 40% तक कोटा। आवास की एक्सक्लूसिव खबर देखेंगे आगे। और निवेशकों को रोकने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियों ने बढ़ाया एग्जिट लोड। इसका आप पर कैसे पड़ा असर, ये भी देखिए इस ब्रेक के बाद।
सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार विनिवेश के नए तरीके अपनाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत रिटेल निवेशकों की 40% तक भागीदारी हो सकती है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 10 तारीख को होने वाली सेबी की बोर्ड बैठक में इस नए तरीके के अलग अलग विकल्पों पर विचार हो सकता है। अगर आप सरकारी कंपनियों के शेयर खरीदना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में आपको आज के मुकाबले ज्यादा मौके मिलने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार विनिवेश का ऐसा तरीका निकालने वाली है जिसके तहत सरकारी कंपनियों में विनिवेश के दौरान रिटेल निवेशकों के लिए 30 से 40% तक रिजर्वेशन हो सकता है। साथ ही विनिवेश की प्रक्रिया अभी के मुकाबले काफी कम समय में पूरी की जा सकती है। दरअसल वित्त मंत्रालय चाहता है कि सेबी विनिवेश का कोई नया तरीका निकाले या फिर जो मौजूदा नियम है उसमें ही जरूरी फेरबदल करे। सूत्रों के मुताबिक 10 तारीख को होने वाली सेबी की बोर्ड बैठक में विनिवेश के नए तरीके के अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। दरअसल अभी अगर सरकार फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का रास्ता अपनाती है तो रिटेल निवेशकों के लिए 3% रिजर्वेशन तो मिल जाएगा, लेकिन पूरी प्रक्रिया में 7 महीने लग जाते हैं। दूसरी ओर ऑफर फॉर सेल के तहत प्रक्रिया तो काफी तेज है, लेकिन 10% से ज्यादा रिजर्वेशन रिटेल निवेशकों को नहीं मिल पाता। इसीलिए वित्त मंत्रालय चाहता है कि OFS और FPO के नियमों में बदलाव किया जाए या फिर कोई नया फॉर्मूला ही बनाया जाए ताकि छोटे निवेशकों को 40% तक रिजर्वेशन देते हुए विनिवेश की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो। खासतौर से रिटेल निवेशकों को सरकारी बैंकों में ज्यादा शेयर देने की सरकार की कोशिश को इस नए फॉर्मूले से काफी मदद मिलेगी। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। बजट के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के झटके से अभी निवेशक उबर भी नहीं पाए थे कि उनको एक नया झटका लगा है। SBI और ICICI प्रू ने कुछ डेट और इक्विटी स्कीम्स में एग्जिट लोड 0.5% तक बढ़ा दिया है। न सिर्फ एग्जिट लोड बढ़ा है बल्कि इन स्कीम्स को निवेशक जल्दी बेचकर नहीं निकल पाएंगे। पूरे मामले पर वीरेंद्र व्यास की ये रिपोर्ट। बाजार की तेजी में म्यूचुअल फंड कंपनियों ने कमाई का नया तरीका खोज लिया है। कंपनियों ने डेट और इक्विटी स्कीम में एग्जिट लोड के नियम बदल दिए हैं। कई म्यूचुअल फंड स्कीम पर एग्जिट लोड बढ़ा दिया गया है, जबकि कुछ स्कीम पर एग्जिट लोड के लिए मियाद बढ़ा दी गई है। ICICI प्रू ने MIP 25, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और लॉन्ग टर्म फंड के लिए एग्जिट लोड में बदलाव किया है। निवेशक अगर 3 साल से पहले इन्हें बेचते हैं तो उन्हें 1% एग्जिट लोड देना होगा। पहले इन स्कीमों को 3 से 15 महीने में बेचने पर एग्जिट लोड था। SBI म्यूचुअल फंड ने मैग्नम बैलेंस फंड और SBI मैग्नम ग्लोबल फंड का एग्जिट लोड 1.5% कर दिया है। पहले इन स्कीमों को 1 साल में बेचने पर 1% एग्जिट लोड था। उसके पीछे जो फिलॉसफी है वो यही कि जो अभी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अभी हो रहे हैं इनका फ्रैक्टिफिकेशन तकरीबन जो है 2 साल में शुरू होगा और उसके बाद मैच्योरिटी लेवल आएगा तकरीबन 3 साल में। तो हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस जो इन्वेस्टमेंट में अपटर्न है उसका मैक्सिमम फायदा उठाएं। जानकारों के मुताबिक कंपनियों के इस कदम से उन्हें डिस्ट्रीब्यूटरों को ज्यादा इंसेंटिव देने में भी मदद मिलेगी। अगर 2 साल का एग्जिट लोड कर देते हैं तो फंड हाउस को पता है कि ये पैसा 2 साल तक निकलेगा नहीं और उनको 2 साल तक ट्रेल कमीशन मिलेगा, इसके ऊपर कमीशंस मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं, अपफ्रंटिंग कर देते हैं कमीशंस को और डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा ज़्यादा अपफ्रंट कमीशन देते हैं। तो इन स्कीम को प्रमोट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के हित में तो वो एग्जिट लोड बढ़ा देते हैं सो दैट वो अपफ्रंट थोड़ा सा ज़्यादा दे सके डिस्ट्रीब्यूटर को। जानकार मानते हैं कि आगे चलकर दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनियां भी एग्जिट लोड बढ़ाएंगी। तो अगर आप किसी स्कीम में निवेश करने जा रहे हैं तो एक बार उस स्कीम में बने रहने का समय और एग्जिट लोड जरूर चेक करें, क्योंकि अगर आपने एक बार निवेश कर दिया है तो फिर उस स्कीम से जल्दी निकलने के लिए पेनाल्टी चुकानी होगी। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। और इस बार राखी के त्योहार को मनाए कुछ खास अंदाज में ऑनलाइन कंपनियों के पास है एक से बढ़कर एक आइडिया। और ऑस्ट्रेलिया में देखिए इंसानियत की तस्वीर। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसे यात्री को बचाने के लिए क्या किया लोगों ने, ये आपको विस्तार से बताएंगे आगे। सरकार चाहती कि आप एक ही डीमेट अकाउंट से अपने सभी निवेश का हिसाब रख पाएं। सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। CNBC आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि इसे 2 चरणों में लागू किया जा सकता है। 9 तारीख को होने वाली FSDC सब कमेटी की बैठक में इसके रोड मैप पर मंजूरी दी जा सकती है। शेयर, कमोडिटी फ्यूचर या म्यूचुअल फंड का खरीद फरोख्त करना हो या फिर बैंक से लेन देन करना हो,
आपको इसके लिए अलग अलग खाते खोलने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने इसके लिए जिस सिंगल डीमैट अकाउंट का ऐलान बजट में किया था, उसे 2 चरणों में लागू किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में सभी अकाउंट को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है। इसका मकसद एक प्लेटफॉर्म पर निवेशकों को उसकी वित्तीय लेन देन की सभी जानकारियां मुहैया कराना है। दूसरे चरण के तहत सिंगल डीमैट के जरिए एक दूसरे सेगमेंट में लेन देन शुरू किया जा सकता है। अब तक फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेटर के बीच इस बात को लेकर विवाद था कि सिंगल डीमैट अकाउंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन बजट में इसके ऐलान के साथ ही ये विवाद अब खत्म हो गया है। अब बहस इस बात पर है इसको कैसे अमल में लाया जाए। सूत्रों के मुताबिक 9 तारीख को होने वाली FSDC की बैठक में इसके रोड मैप को अंतिम रूप दिया जा सकता है। जानकार मानते हैं कि सिंगल डीमैट क्रांतिकारी कदम है। आपका बैंक अकाउंट बदलता, आपने एक जगह इन्फॉर्म कर दिया, सब जगह बदल गया। आपका एड्रेस बदलता, आपने एक जगह इन्फॉर्म कर दिया, सब जगह बदल गया। सभी को, न सिर्फ इन्वेस्टर्स को भी, इंडस्ट्री को भी, इट इज़ जनरली समथिंग जो कि रेवोल्यूशनाइज कर सकता है सारे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को इंडिया में। सिंगल डीमैट की हालत में इसे रेगुलेट करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर के हर सेक्टर के प्रतिनिधि को शामिल करते हुए एक अलग एजेंसी बनाई जा सकती है। FSDC की ओर से गठित इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रुप यानी IRTG इस मुद्दे पर जल्द ही अपनी रिपोर्ट भी सौंपने वाला है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और इस बार राखी के मौके पर अगर आप अपने भाई या बहन को कुछ अलग और नया गिफ्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंपनियां आपके लिए लेकर आई है ढेरों नए गिफ्ट प्रोडक्ट्स और ऑफर्स। फ्लिपकार्ट हो या अमेजॉन या फिर eBay इंडिया, ये सभी ऑनलाइन पोर्टल्स राखी गिफ्ट्स के ऑफर्स से भरे हुए हैं। गिफ्टिंग के बदलते ट्रेंड और खास ऑफर्स के बारे में बता रही हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। राखी का मौका हो और गिफ्ट्स की बात नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बदलते वक्त के साथ राखी के मौके पर दिए जाने वाले गिफ्ट्स का ट्रेंड भी तेजी से बदल रहा है। तोहफे के तौर पर कपड़े या मिठाइयाँ देना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है। अब ट्रेंड है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और फैशनेबल एक्सेसरीज जैसे ब्रांडेड हैंडबैग्स, ज्वेलरी, घड़ी देने का। सिर्फ गिफ्ट ही नहीं, खरीदारी का ट्रेंड भी बदल रहा है। अब जमाना है ऑनलाइन शॉपिंग का। हर साल ट्रेंड रहा है कि राखी कॉम्बोज बहुत ही ज़्यादा बिकते हैं, तो वो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। पर इसके अलावा जैसे टेक प्रोडक्ट्स हों, सेल फोन्स हों, वो गिफ्टिंग प्रोडक्ट की तरह बहुत बिक रहे हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, eBay इंडिया सभी राखी के मौके पर अच्छे डिस्काउंट पर आप राखी की ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर सोनाटा, इंग्लिश ब्लेजर और पॉपुलर परफ्यूम ब्रांड पर 10 से 30% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही राखी शॉपिंग पर 500 रुपए तक के गिफ्ट वाउचर भी ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा अमेजॉन पर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे एप्पल मैकबुक, निकॉन SLR डिजिटल कैमरा और सोनी डिजिटल वॉच जैसे प्रोडक्ट पर 10 से 20 तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर आपके भाई या बहन को किताबें पढ़ने का शौक है तो अमेजॉन पर पसंदीदा लेखक की बुक या मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी गिफ्ट कर सकते हैं। राखी के मौके पर डिस्काउंट देने में eBay इंडिया भी पीछे नहीं है। eBay इंडिया पर टैबलेट, मोबाइल एक्सेसरीज और होम ऑडियो सिस्टम पर 76% तक की शानदार छूट मिल रही है। सिर्फ गिफ्ट ही नहीं, अब डिजाइनर राखी किट से लेकर स्काइप के जरिए राखी की पूजा जैसे सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जहां राखी किट के दाम 150 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में है, वहीं 200 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के खर्च पे आप अपने भाई के लिए ऑनलाइन पूजा बुक कर सकते हैं। वो बहनें स्पेशली जो अपने भाइयों से दूर हैं, वो शुभपूजा.com के थ्रू ऑनलाइन पूजा ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। हम स्काइप के थ्रू वो पूजा ऑर्गेनाइज करते हैं और इसके थ्रू वो अपना ट्रेडिशन भी आगे बढ़ाते चल सकते हैं। ऑनलाइन कंपनियां राखी के मौके पर 20% ज्यादा सेल की उम्मीद कर रही हैं। तो इन बेहतरीन ऑनलाइन ऑफर्स का फायदा उठाकर आप भी बनिए स्मार्ट शॉपर और बनाइए अपनी राखी को यादगार। दीपाली नंदा, दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया से आई एक बेहतरीन खबर, एक ऐसी खबर जो लोगों की ताकत को बयां करती है। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के एक रेलवे स्टेशन पर लोगों ने मिलकर एक यात्री को बचाया। दरअसल ट्रेन में चढ़ते हुए एक आदमी का पैर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस गया। फौरन साथ में ट्रेन पर चढ़ रहे दूसरे लोगों ने इसे अलर्ट किया। ट्रेन को रोका गया और फिर करीब 50-60 लोगों ने मिलकर ट्रेन को थोड़ा झुकाया और फंसे हुए आदमी को बचा लिया गया। और आवाज़ 9 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।